So, welcome back to another session, another lecture of the Cell, the Unit of Life. I am Jay and आज हम आगे सेल के बारे में और जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था सेल थ्योरीज के बारे में, ठीक है। स्लाइडर एंड श्वान के बारे में बात किया था, वो कहाँ के थे इसके बारे में भी बात किया था, ठीक है। तो आपसे मैं स्टार्ट होने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला कि स्लाइडन कहाँ के थे, उन्होंने कौन सी बात को बोला था। दूसरा यही चीज, स्वान कहाँ के थे और स्वान ने क्या चीज बोला था। चौथा सॉरी तीसरा मेन इंपॉर्टेंट थी कि उनकी सेल थ्योरी में क्या बताया था स्लाइडन एंड स्वान ने। फिर उसके बाद नए सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया उसका नाम बताएंगे और उसके सेल थ्योरी के आप पॉइंट्स बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। अब हम बेसिक ओवरव्यू को देखने वाले हैं सेल के, ठीक है, हल्का हल्का जानने वाले। फिर इसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में एंटर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमको डीपली पढ़ना है, एंड देन यूकैरियोटिक के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज एक बेसिक ओवरव्यू का लेक्चर होगा ही, मतलब सेल के बारे में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट चले स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आप एक एनिमेशन देख रहे होंगे मेरे ऊपर जस्ट, ये जो एनिमेशन है बेटा, ये सेल का एनिमेशन, ठीक है। तो सेल में आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये गोल वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके आजू बाजू ये जो रेटिकुलेट्स यानी जो जाल जैसा संरचना दिख रहा है ना, जाल जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें जो दाने दाने दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम, ठीक है। तो एक जनरलाइज सेल को हम पहले सबसे पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेल है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका एनिमल सेल है। दिस इज एनिमल सेल, ठीक है, आपका एक एनिमल सेल, ठीक है। तब एनिमल सेल में सर ये जो बड़ा सा जो दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअल में न्यूक्लियस है। ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक बोलते हैं, है ना। और ये इसके बाहर जो डबल मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं सेल एनवेलप, न्यूक्लियस एनवेलप, यानी केंद्रक झिल्ली, है ना। न्यूक्लियर एनवेलप या केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। सर न्यूक्लियस के अंदर मैं आपको सबसे पहले, ये एक जनरलाइज सेल है बेटा, जनरलाइज सेल है ना, ये एनिमल सेल के बारे में दिखा। सबसे खास बात हमको एक बात दिखती है कि सेल के सबसे, सेल का जो सबसे आउटर बाउंड्री है, सबसे आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री को बोलते हैं बेटा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल की सबसे आउटर बाउंड्री देख रहे हो, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इस आउटर बाउंड्री को आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो कि दोनों, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। क्लियर है। तो न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीट होगी, न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर इस सेल का जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस के अंदर इस सेल का जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन में क्या होता है सर, क्रोमेटिन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। मैं आपको उस प्रोटीन के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, हम जब पढ़ेंगे क्रोमेटिन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, तब मैं चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन में डीएनए होता है, और डीएनए कुछ विशेष प्रोटीन के साथ, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के साथ गुथा होता है ना। तो वो बिट्स ऑफ स्ट्रिंग जैसे, यानी डोरी पर बिट्स जैसा वो दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं, तो बिट्स ऑफ, तो आप उतना ना जान के आप ये जानिए कि सर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमेटिन के रूप में देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक मतलब बोलना चाहिए कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको आप न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है सर। न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो जालिका में संरचना दिख रही है, जिस पर आपको दाने दाने संरचना दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो दाने दाने जो जैसे जो संरचना है, ये जो आपको संरचना दिख रही है, एक्चुअल में है क्या, राइबोसोम है। और ये जो राइबोसोम है, ये है 18S राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम है बेटा, ये 18S राइबोसोम, ठीक है। सर यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे भी हैं जिसमें आपको हमको दाने नहीं दिखाई दे रहे। तो ये जो दाने हैं, ये एक्चुअल में राइबोसोम है। तो जिस ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें हमको राइबोसोम नहीं मिलते, हम उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। याद रखेंगे कि सबसे आउटर बाउंड्री एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
फिर ये अदर ऑर्गेनल्स है, ये साइटोसोल है, लाइसोसोम है ना, ये आपको दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये आपका सेंट्रियोल्स है ना, सेंट्रियोल्स है, तो सेंट्रियोल्स केवल आपको ये एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। सेंट्रियोल क्या है, केवल और केवल आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, जो कि इसका स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल का बोलना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि केवल आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। कौन, सेंट्रियोल्स, ये केवल और केवल आपको जंतु कोशिका में दिखाई देगी। पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं मिलता, प्लांट सेल में आपको सेंट्रियोल नहीं मिलेगा। तो आप एक चीज डिफरेंस देख सकते हैं कि एनिमल सेल में हमको केवल और केवल सेंट्रियोल केवल हमको एनिमल सेल में ही दिखाई देगा, ठीक है। ये जो आपको थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और अंदर में भी और अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। ये आपको सेल के बाहर ये जो बोलना चाहिए जो बाहर दिख रहे हैं ना, ये जो आपको जनरली आपको ये बैक्टीरियल सेल में आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, क्लियर, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। पैरोक्सिसोम भी होता है। तो ये बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। एनिमल सेल में आपको एक स्पेशल चीज मतलब एक चीज देखने को मिलेगा जो आपको प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज, प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में जो आउटर बाउंड्री होगी वो सेल वॉल होगी। सेल वॉल के अंदर में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देने को मिलेगा। यहाँ आउटर बाउंड्री क्या है एनिमल सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में सेल वॉल, यस, कोशिका भित्ति होगी, क्लियर है। दूसरा कि सर एनिमल सेल में मेरे को सेंट्रियोल देखने को मिलेगा, जो कि ये सेंट्रियोल जो है बेटा ये आपको कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल क्या करेगा, सेल डिवीजन में ये हेल्प करेगा, क्या करेगा, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में सहायता करता है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक प्लांट सेल को देखेंगे। तो प्लांट सेल में भी यही चीज है, ये सर प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है, सबसे पहली बात कि जो प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, वॉल है, जिसको बोलेंगे सेल वॉल बोलेंगे। और सेल वॉल के अंदर में आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सबसे पहला कि सर ये जो मोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअल में है क्या, आपका सेल वॉल है। ये आपको जो दिख रहा है ये वाला ना, यहाँ से लेकर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, आपका सेल वॉल है, जो कि आउटर लेयर है किसमें, प्लांट्स में। कुछ एनिमल सेल में भी सेल वॉल पाई, सॉरी, कुछ बैक्टीरियल सेल में भी, और बोलना चाहिए फंगस सेल हो गया, फंजाई हो गया। तो बैक्टीरियल सेल और जो फंजाई के जो सेल्स हैं उनमें भी आपको सेल वॉल देखने को मिलता है, बट वहाँ अलग चीज़ों की मिलती है। हम अभी एक जनरल प्लांट सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट इसके अंदर में सेल वॉल के अंदर में आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से यहाँ, है ना, ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यानी यहाँ जो आउटर बाउंड्री है, बोलना चाहिए कि प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है, प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री क्या है आपकी, आउटर बाउंड्री क्या है, सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति, क्या है, कोशिका भित्ति, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, ठीक है। सेम वही चीज़ सर, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का एनवलप होगा, और अंदर में न्यूक्लियस में न्यूक्लियस का जो वॉल है ना, न्यूक्लियर एनवलप में कुछ छेद होते हैं उसको न्यूक्लियर पोर बोलता है, ठीक है। जिसमें सर न्यूक्लियस के आसपास जो जालिकामय संरचना दिख रही है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो एक बोलना चाहिए रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जालनुमा संरचना, इसको आप क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं ना। तो ये जो दाने दाने जो संरचना है, जो दाने दाने जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपका क्या है, आपका राइबोसोम है, ठीक है। फिर ऐसे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें हमको राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जस्ट इसके आगे, उसमें एनिमल सेल में नहीं बताया था, जस्ट इसके आगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे आपको एक और बोलना चाहिए, आपको एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक दूसरे जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसका भी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर आपको प्लांट सेल में एक स्पेशलाइज्ड चीज दिखेगी जो आपको एनिमल सेल में नहीं दिखेगा। इसमें लार्ज लार्ज क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, है ना। इसमें क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या करेगा, ये फूड स्टोरेज और जो बोलना चाहिए सेल के जो अनयूज बोलना चाहिए जो फूड है उसको क्या करेगा, ये रिजर्व करके रखेगा। कौन, आपका सेंट्रल वैक्यूल, है ना, जिसको क्या बोलना चाहिए, रिक्तिका जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल यानी रिक्तिका, है ना, केंद्रीय रिक्तिका बोलेंगे। ओके। इसमें पेरोक्सिसोम मिलेगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बड़ी बात कि इसमें सेंट्रल वैक्यूल तो मिलेगी, प्लांट सेल में क्या मिलेगा आपको, सेंट्रल वैक्यूल। दूसरा कि एनिमल सेल में जो नहीं मिलती है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये प्लांट सेल में मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट सन के लाइट को ट्रैप करके फूड बनाएगा, फूड सिंथेसिस करेगा, किसके, सन के लाइट को ट्रैप करके, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट करेगा, है ना। क्लियर है। एक बेसिक ओवरव्यू दिख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको चीज़ों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। एक बेसिक ओवरव्यू दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये अभी अभी से ये ना समझे कि सर इतना ही आप बता रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। इसके बाद आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें आपको मैं पर्टिकुलर पहले सेल्स के बारे में, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एंड देन द सेल, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। अब साइटोस्केलेटन भी है इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल भी है, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी है, एक्शन फिलामेंट भी है, और भी बाकी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कि सर सेल वॉल में कुछ हमको दिखना चाहिए, पीठ दिख रहे हैं, कुछ छेद दिख रहे हैं, है ना, जिससे कुछ गुजरा हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये सेल टू सेल कनेक्शन बनाने में प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प करता है, ठीक है। सेल टू सेल कनेक्शन बनाने में प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प करता है। और ये जो सेल वॉल के बीच में ये जो आपको नीला जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो नीला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल लैमेला बोलते हैं, है ना। यहाँ पास दिया ना हो बट इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मिडिल लैमेला। क्लियर है। अब आगे एनसीईआरटी की चीज़ों को देखते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको आप समझेंगे क्या क्या। एक तरफ एनिमल सेल देखते हैं, एक एनिमल सेल है बेटा, और एक आपका क्या है, आपका प्लांट सेल है। हमने जो स्टडी किया उसमें हमको एक चीज़ मिला कि सर सबसे पहली बात कि न्यूक्लियस 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 दोनों में, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ना, एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी मैं जी भी लिख देता हूँ। गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो रफ हो या फिर स्मूथ हो, है ना, किसमें, दोनों में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, बारी आती है, अब आती है सेंट्रियोल। अब किसकी बारी आएगी, सेंट्रियोल्स की। तो सेंट्रियोल एनिमल सेल में होगा लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। क्या में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दूसरा कि जो आपका बोलना चाहिए, प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, प्लांट सेल का सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर जिसको आप 3 स्टार मार सकते हैं, प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो सेल वॉल है। एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं पाया जाता एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर है, एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जो मेम्ब्रेन है या आउटर बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो बात मैंने अभी पढ़ाया वही बात एनसीईआरटी घुमा फिरा के लिखता है, ठीक है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व द सेल एन ऑनियन पील और ह्यूमन चिक्स द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप लेट अस द रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर्स। हम सबसे पहले
एक ऑनियन सेल मतलब एक प्याज की कोशिका और एक ह्यूमन चिक्स यानी एक मानव की बोलना चाहिए गाल की कोशिका को हमने देखेंगे। सबसे पहले एक ऑनियन सेल को जब हम देखते हैं, एक प्याज की कोशिका को देखते हैं, तो हमको हमको एक चीज पता है कि एक ऑनियन सेल एक टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है, एक पादप कोशिका है जिसकी जो आउटर बाउंड्री है वो सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है ना। तो यहाँ पर लिखता है द ऑनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स द आउटर बाउंड्री एंड इट जस्ट विद इन इट द सेल मेम्ब्रेन। और जस्ट सेल वॉल की आउटर बाउंड्री के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। तो सबसे बाहरी चीज तो क्या है? कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति के अंदर क्या है आपका? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोल सकते हैं सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक्स have a outer membrane is the delimiting structure of the cell। यानी एक ह्यूमन चिक्स की, एक एनिमल सेल की जो आउटर बाउंड्री है बेटा, वो क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार उसको बेसिक जो ओवरव्यू है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक, इसको पहले से पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पास बता देता हूँ। अब सर आपने बता तो दिया, अब जो सेल है बेटा आपका, जो कोशिका है वो भी दो प्रकार की है। सेल दो प्रकार के हैं। सबसे पहला हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है सर? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रो यानी प्राइमरी और कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक प्रकार का, एक प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस है ना। एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस किसके पास है? प्रोकैरियोटिक के पास है ना। तो प्रोकैरियोटिक के पास जेनेटिक मटेरियल तो है, प्रोकैरियोटिक के पास जेनेटिक मटेरियल है, बट प्रोकैरियोटिक के पास जेनेटिक मटेरियल तो है बट वो न्यूक्लियर एनवेलप से ढका नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक के पास जेनेटिक मटेरियल के साथ सेल एनवेलप भी प्रेजेंट है, सेल एनवेलप भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही बात कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक हटा दें, वहां पर क्या कर निकाल रहा है? जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर एनवेलप से ढका नहीं है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर एनवेलप से ढका नहीं है, से क्या नहीं है? ये ढका नहीं है, हाँ या ना? ढका नहीं है, ठीक है। यहाँ की यूकैरियोटिक सेल की खास विशेषता क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर एनवेलप से ढका हुआ है। न्यूक्लियर एनवेलप से क्या है? या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। तो एक खास विशेषता हमको देखने को मिली कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता, यानी जेनेटिक मटेरियल नेक्ड है, यानी वो किसी चीज से ढका हुआ नहीं है। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाएगी। यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन और भी बहुत प्रकार से प्रोटीन होते हैं, जिसको एनएचसी बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं, जो कि पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक। प्रोके यूकैरियोटिक के सारे सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक कॉमन चीज है जिसका नाम है राइबोसोम। जिसका क्या नाम है? राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक। तो प्रिमिटिव टाइप का अगर न्यूक्लियस है ना, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, तो उस प्रकार की कोशिका को, उस प्रकार के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। यूकैरियोटिक सेल यानी वेल डेवलप आपका न्यूक्लियर एनवेलप, वेल डेवलप सेल
है ना, जिसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर एनवेलप से ढका हुआ है। क्लियर है, नहीं क्लियर? क्लियर है, ठीक है। राइबोसोम एक ऐसा चीज है जो आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 17S का, ये ध्यान देंगे, अभी याद रख लीजिए, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो 18S राइबोसोम पाया जाता है। दैट वाज अ वेरी स्पेसिफिक डिफरेंस। यस और क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो देख लो, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये आपको दिख रही है जेनेटिक मटेरियल है इसका, ये किसका जेनेटिक में, क्या जेनेटिक मटेरियल क्या किसी चीज से ढका हुआ है? नहीं ढका हुआ है, नहीं ढका हुआ है। समझ पा रहे हैं? लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल को जब आप देखते हैं तो एक यूकैरियोटिक सेल एक मेम्ब्रेन थे, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है ये मेम्ब्रेन बाउंड है। समझ पा रहे हैं? ये एक बैक्टीरियल सेल है बेटा, ये एक एनिमल सेल है, वेल डेवलप सेल। यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव डेवलप, प्राचीन प्रकार का। यानी जब बोलना चाहिए जब पहली बार एक सेल बना था तो वो प्रोकैरियोटिक सेल ही बना होगा, है ना। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल ही बना, फिर उसमें चेंज आया, वो अपने आप को डेवलप किया, है ना, इवोल्यूशन हुआ और यूकैरियोटिक सेल बना, है ना। हमारे अर्थ की कंडीशन में इवोल्यूशन की घटना को हम पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे चीज़ों को डिटेल में। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? तो प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक, ठीक है। अब एनसीईआरटी जो बात को बोलता है, मतलब जो बात मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी उसको घुमा फिरा के हिंदी इंग्लिश में बोलेगा, है ना। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एक कोशिका के अंदर एक घनीय संरचना है जिसको आप क्या बोलेंगे, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक झिल्लिकामय संरचना है जिसको आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, यानी केंद्रक बोलेंगे। This nucleus contains the chromosomes, which is turns contains the genetic material DNA। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपको क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देती है। जेनेटिक मटेरियल को जो डीएनए बेटा वो आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगा। सेल डिवीजन का एक फेज होता है जिसको बोलते हैं एम फेज। उस एम फेज में ही आपको जो डीएनए है वो नहीं दिखाई देगा ना आपको, वो आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पैक्ड है ना। जो क्रोमोसोम है वो हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर में आपका क्या है बेटा, आपका डीएनए है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है, या फिर आप उसको क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, जो कि अगर वो डेंस हो गया, अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। सेल दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ऐसी कोशिका जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप है, केंद्रक झिल्ली है, उसको आप यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। वेयर सेल दैट लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसी कोशिका जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, वो उसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता, तो आप उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बोलेंगे, ठीक है। In both the prokaryotic and eukaryotic cell are semi-fluid matrix is called cytoplasm। दोनों के दोनों, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल देखो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, देख लो ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों के दोनों में अंदर में एक सेमी फ्लूइड भरा हुआ है ना। एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को बोलेंगे बेटा आप क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को बोलेंगे आप साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ अ सेल, यानी इस पूरे सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया होता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो जो साइटोप्लाज्म है बेटा, हाँ, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही आपको एक फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है। दोनों ही सेल के अंदर में आपको एक फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है जिसको आप क्या बोलेंगे, एक बोलना चाहिए, एक एक द्रव मिलता है, एक चिपचिपा द्रव मिलता है जिसको आप क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और साइटोप्लाज्म ही वो जगह है जहाँ सेल की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। सेल की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहाँ होगी, कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी,
ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही यानी कोशिका द्रव में ही सेल की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन नहीं बोलना चाहिए, अब बोलना चाहिए जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, मैं आपको बताऊंगा इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम क्या बोल सकते हैं इस समय। हम इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बोल सकते हैं एक साथ मिला के मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। तो सेल के अंदर की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? प्रोटीन सिंथेसिस होगा, विटामिन्स का नया नया जो रूप है ना, किसी किसी चीज़ को किसी ऑर्गेनल को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सारी जो एक्टिविटी है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहलाएगी, और वो उसको हम एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी मेन एरिना ऑफ लिविंग स्टेट, यानी एक कोशिका की जो जीवित चीजें हैं, एक जीवित जो प्रक्रिया जो होगी वो होगी आपकी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यही चीज लिखता है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेल्युलर एक्टिविटी बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, है ना, दोनों में ही साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है जहाँ सेल्युलर एक्टिविटी होती है ना। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन द कीप ऑफ द सेल हैज लिविंग स्टेट। तो इस साइटोप्लाज्म में बहुत से केमिकल रिएक्शंस होंगे, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सेल का ये क्या है? लिविंग स्टेट है, यानी एक जीवित अवस्था। जीवित अवस्था किसको बोलेंगे? एक सेल का साइटोप्लाज्म को बोलेंगे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। Beside the nucleus, in the eukaryotic cell have a other membrane-bound distinct structure is called the organelles like endoplasmic reticulum, a Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles, and the prokaryotic cell lack of such as that membrane-bound organelle. यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ आपको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको आप सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स जो आपको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि एक प्रिमिटिव टाइप का सेल है, एक प्राचीन प्रकार का सेल है, मतलब सबसे सिंपल सेल है, बैक्टीरियल सेल, उसमें आपको किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेंगे जो कि यूकैरियोटिक सेल। केवल केवल एक चीज, वो है आपका नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं राइबोसोम, जो कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, लाइसोसोम। इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कब? जब हम यूकैरियोटिक सेल को, यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है। Ribosome are non-membrane bound organelle found in all cell like both eukaryotic and prokaryotic cell as well as okay। यानी राइबोसोम दोनों के दोनों एक बोलना चाहिए झिल्ली का रहित संरचना है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की दोनों कोशिका में पाई जाएगी, है ना। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म but also with the two organelles like chloroplast and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। तो जो आपका राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में तो पाया जाएगा, जनरली साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, है ना। साइटोप्लाज्म के अलावा जो राइबोसोम है वो दो ऑर्गेनल में भी पाया जाता है। सबसे पहला आपका आएगा क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनिमल सेल प्लांट सेल में होता है। दोनों के अंदर में आपको राइबोसोम इनके सेल ऑर्गेनल का पर्टिकुलर जो राइबोसोम है, जो 17S राइबोसोम होता है, इनका राइबोसोम खुद का पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सतह पर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। लेट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 18S राइबोसोम देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक खास बात यहाँ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा वो 18S है, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 17S राइबोसोम देखने को मिलेंगे। ठीक है, वह मतलब एक यूकैरियोटिक सेल में 18S राइबोसोम, इसकी विशेषता एक बोलना चाहिए 17S भी, यानी यूकैरियोटिक सेल में 17S यूकैरियोटिक 17S और 18S दोनों पाए जाते हैं। एक खास बात आपको देखने को मिले। ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक अ सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प द सेल डिवीजन। आपको बताया था
कि एक और नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, एक और झिल्ली का रहित संरचना होती है एनिमल सेल में, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, जिसका नाम है बेटा आपका सेंट्रोसोम। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। क्या खास बातें? आगे ही पढ़ लेते हैं, इसी के साथ पढ़ लेते हैं। सेल डिफरेंट ग्रेडली साइज एंड शेप एंड एक्टिविटी। सेल में बहुत सी वेरिएता यानी बहुत सा डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले हम माइको प्लाज्मा को देखेंगे, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जिसका जो साइज है वो 3 माइक्रोमीटर का होता है। क्या का होता है? 3 माइक्रोमीटर का होता है। एक मिनट, इधर कुछ लिखा तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? ये 3 माइक्रोमीटर का है, 0.3 माइक्रोमीटर का। ध्यान देंगे कि जो स्मॉलेस्ट सेल है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, इसका साइज कितना है, इसका जो डायमीटर है ये है बेटा 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, यू म्यू एम लिखा है, इसको माइक्रोमीटर पढ़ते हैं। इसका जो क्या है, लेंथ है। वाइल द बैक्टीरियल सेल कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, बैक्टीरियल सेल 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज। ठीक है, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल यानी एक पृथक की गई, एक अलग की गई सबसे बड़ी कोशिका एक शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है, एक शुतुरमुर्ग के अंडे के साइज की है। ठीक है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। Among the multicellular organism like a human red blood cells are about 7.0 micrometer in diameter। तो एक ह्यूमन सेल की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उसका जो डायमीटर है बेटा वो 7 माइक्रोमीटर का है। कितने का है? 7 माइक्रोमीटर का है। और एक ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका, एक सबसे बड़ा सेल एक ह्यूमन में क्या होगा? नर्व सेल होगा, नर्व सेल होगा, है ना? तो नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल सबसे बड़ी कोशिका एक ह्यूमन में क्या होगी? नर्व सेल होगी। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेडली देयर साइज, है ना? इनमें बहुत सी बोलना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इनके साइज में हमको बहुत सी वरीयता देखने को मिलती है। ठीक है, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमिनार, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक, इवन द इर्रेगुलर शेप। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ द फंक्शन ऑफ देयर परफॉर्म। ठीक है, तो हमको कोशिका डिसलाइक भी मिल सकती है, पॉलीगोन, यानी इनके साइज में बहुत से प्रकार हमको देखने मिल सकते हैं। कॉल्यूमिनार मिल सकते हैं, क्यूबॉइडल मिल सकते हैं, रस्सी जैसी मैंने थ्रेड लाइक मिल सकते हैं, इररेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर एक सेल का जो साइज है वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक अलग अलग सेल का अलग अलग साइज के सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, जिसको आपको मैं सेल उसमें बताऊंगा, किसमें? टिश्यू वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आप ये रेड ब्लड सेल्स देख रहे हैं, तो हमको एक चीज समझ में आया कि सर जो आरबीसी है, सबसे शुरुआत से मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसका जो लेंथ है सेल का वो 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल का जो लेंथ है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का। ठीक है, एक आरबीसी सेल का जो डायमीटर, क्या जो डायमीटर है यानी जो व्यास है वो 7 माइक्रोमीटर का है। और लॉन्गेस्ट सेल एक ह्यूमन में क्या होगी? नर्व सेल होगी, जो आपको दिख रही है ये नर्व सेल। ठीक है, समझ पा रहे? 1-2 मीटर लंबी भी हो सकती है बेटा। ठीक है, ये आपका आरबीसी है, ध्यान देंगे एनसीईआरटी स्ट्रक्चर है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है। ये कॉल्यूमुलर एपिथेलियम है, जो कि लॉन्ग नैरो, और इसका जो न्यूक्लियस है वो नीचे धंसा होता है। ठीक है, ये नर्व सेल है बेटा। ठीक है, और ये ट्रैकेड है, इलोंगेटेड सेल है, जो कि आपको प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मेसोफिल है, जो कि पत्तियों की कोशिकाएं हैं, है ना? मेसोफिल प्लांट की लीफ की सेल्स है। क्लियर है? ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बस आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, जो जो चीज़ें बताई जा रही है आप उसको प्रॉपर पढ़ते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, एंड देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करके हम यूकैरियोटिक सेल के हर एक सेल ऑर्गेनल को डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस हम एनसीईआरटी पर रहेंगे, एनसीईआरटी चीज़ें समझ में आए, थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं ताकि हमको चीज़ें एनसीईआरटी समझ में आ पाए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि बोलते हैं कि कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है। ये मेरी लाइन नहीं है, ये बायोमेंटर्स के एक सबसे अच्छे टीचर बायोलॉजी के, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी एक लाइन है जो मेरे को बहुत इंस्पायर करती है कि कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।